मेरी ड्यूटी आज वहाँ लगी थी जहाँ के लिए मैंने ये वर्दी पहना था, लेकिन उस दिन मुझे ये वर्दी पहनना भारी लग रहा था। मैंने पहली बार फांसी का मुजरिम अपनी आंखों से देखा था। सुबह की हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे दीवारें भी पसीना बहा रही हों। जेल का गलियारा लंबा था, बहुत लंबा, और हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। जूतों की आवाज़ टक 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 इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि लग रहा था पूरी जेल मेरी सांसें गिन रही हो। मैडम, यही है, जेलर ने धीमी आवाज़ में कहा। वो नीचे बैठा था ज़मीन पर। मेरे जूतों की आहट से उसने सिर उठाया और बस वहीं सब बदल गया। सांवली रंगत, उम्र कोई 30-35, बाल लंबे, अजीब तरह से बेतरतीब कटे हुए, जैसे उसने जानबूझकर उन्हें कभी सलीके से नहीं संवारा। और आंखें नहीं, जैसे कोई अधूरी कहानी। उनमें डर नहीं था, पश्चाताप नहीं था, बस एक सूखा सा सुकून था। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। आप, उसकी आवाज़ भारी थी मगर कांप नहीं रही थी। आप कौन हैं? उस वक्त मैं बिल्कुल चुप रह गई। आदत थी लोगों को सवाल पूछने से रोकने की, मगर उस पल मैं खुद जवाब ढूंढ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और डटकर कहा, मैं डीएसपी हूँ। फिर एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ और अपने बाबा की बेटी, उसकी भवें तन गई। आपके बाबा? उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने मुझे कहा, आप अपने पिता का नाम बताएंगी? मुझे बहुत पसंद है लोगों को उनके बाबा के नाम से पहचानना। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि अगले ही लम्हे बड़ी फुर्ती से वो खड़ा हुआ, इतनी तेज़ी से कि पहरेदार भी चौंक गए। मैंने एक कदम पीछे लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, बहुत मजबूत, मगर उसमें कोई हिंसा नहीं थी। बस जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ ले। डरिए मत, उसने धीरे से कहा। मैं भाग नहीं रहा, मैं तो बस पूछना चाहता हूँ। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं शायद डर रही थी। फिर मैंने सख्त आवाज़ में कहा, क्या? हालांकि अंदर से मेरी सांसें बिखर रही थी। वो मेरी आंखों में देखता रहा बहुत देर तक। क्या आप भी? उसने वाक़या अधूरा छोड़ दिया। क्या आप भी अपने बाबा की तरह सोचती हैं? मेरे हाथ में फाइल कांपने लगी। मेरे पिता ने तुम्हें फांसी की सज़ा दी है, मैंने कहा, और कानून में शक की कोई जगह नहीं होती। वो हल्का सा हंसा। कानून? उसकी हंसी में दर्द था। मैडम, अगर कानून इतना ही साफ होता तो आज मैं यहाँ ना होता। उसकी बात में अजीब भरोसा था, खतरनाक भरोसा। जेलर ने आगे बढ़कर उसकी पकड़ छुड़ाई। वो बिना विरोध के पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, आप आएंगी फिर से? जब मैं पीछे पलट कर देखी तो उसकी आवाज़ फुसफुसाहट बन गई। तो आपको पता चलेगा कि फांसी किसे हो रही है, मुझे या सच्चाई को? उस दिन मैं जेल से बाहर आ गई, लेकिन यकीन मानिए, फांसी घर की वो खामोशी आज भी मेरे भीतर लटकी हुई है। उस रात मैं सो नहीं पाई। कमरे की बत्तियां बुझी थी, पर दिमाग में फांसी घर की रोशनी जल रही थी। बार बार वही आंखें सामने आ जाती, सुकून से भरी, डर से खाली। ऐसा सुकून सिर्फ 2 तरह के इंसान में होता है, या तो बेहद मासूम या बेहद खतरनाक। आप अपने बाबा का नाम बताएंगी? उसका ये सवाल मेरे बार बार कानों में गूंज रही थी। लोग आमतौर पर मेरा परिचय मेरे नाम से चाहते थे, और उसने मेरे पिता का नाम मांगा था। मैं करवट बदलती रही। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा चुकी थी। फिर मैं उठ बैठी। फाइल, वही फाइल जिसे दिन में मैं जानबूझकर अधूरा पढ़कर गई थी। नाम लिखा था इरफान अली। उम्र 35 साल। सज़ा फांसी। मैंने पहला पन्ना पलटा। अपराध 3 हत्याएं। सबूत, गवाह थे, हालात भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, और उसने खुद भी मान लिया था। कबूलनामा उसका खुद का। मैं रुक गई। किस तरह का कबूल? किस हालात में? पन्ने पलटते गए और हर पन्ने के साथ मेरे भीतर कुछ खिसकने लगा। गवाहों के बयान एक जैसे थे, बहुत ज़्यादा एक जैसे। शब्दों तक में फ़र्क नहीं था। ये संयोग नहीं हो सकता। मैंने अलग सेक्शन पढ़ा, गिरफ्तारी का विवरण। मुजरिम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मुजरिम ने बिना विरोध अपराध स्वीकार किया। बिना विरोध? मुझे उसकी कलाई याद आ गई।
जिस मजबूती से उसने मेरा हाथ पकड़ा था वो आदमी बिना विरोध कैसे टूट सकता था। मैंने फाइल बंद कर दी और उसी पल मेरे फ़ोन की स्क्रीन जली। बाबा। मैंने कॉल उठाई। बाबा। मेरी आवाज़ मुझे खुद अजनबी लगी। तुम अभी तक जाग रही हो? उनकी आवाज़ में सख्ती थी, वही पुरानी। मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा मैं कुछ केस देख रही थी। उधर कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर बोले, कौन सा केस? अब उनकी आवाज़ में नरमी नहीं थी। बाबा की इस तरह की पूछताछ मेरे दिल को धड़का देती है। मैंने कहा, इरफान अली। इस लाइन पर सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कॉल कट गई। बाबा ने बोला, इस केस से दूर रहो, आदेश की तरह। मैंने कहा, लेकिन अब्बू। तभी उनकी आवाज़ ऊंची हो गई, तुम डीएसपी हो लेकिन मेरी बेटी भी तो हो। कुछ फैसले सवालों के लिए नहीं होते। फ़ोन कट गया। मैं हाथ में फ़ोन लिए बैठी रह गई। मेरे पिता जो हर केस में मुझे सच खोजने की सीख देते थे, आज मुझे सवाल पूछने से रोक रहे थे। उसी पर मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक फांसी का मामला नहीं है, ये किसी बहुत पुराने सच को दफन करने की कोशिश है। अगले दिन मैं जेल फिर गई, इरफान को देखने के लिए नहीं, खुद को यकीन दिलाने के लिए कि मैं गलत सोच रही हूँ। वो पहले से खड़ा था, जैसे इंतज़ार कर रहा हो। उसने कहा, आप आ गई? कोई हैरानी नहीं। मैंने पूछा, तुम्हें केस पता है? वो मुस्कुराया, क्योंकि जब कोई सवालों से डरने लगता है, उसने मेरी आंखों में देखा तो वो जवाब ढूंढने ज़रूर लौटता है। उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया कि आदमी कैदी नहीं है, ये तो किसी खेल का सबसे ख़तरनाक खिलाड़ी है। और इस खेल में मैं धीरे धीरे मोहरा बनती जा रही हूँ। आप यही जानना चाहती हैं ना कि मैंने कब और कैसे कबूल किया? इरफान की आवाज़ इस बार हल्की नहीं थी, उसमें थकान थी, ऐसी थकान जो सिर्फ लंबे इंतज़ार के बाद आती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। जेल के उस कमरे में हवा कम थी, दीवारें मोटी थी, मगर फिर भी लगता था जैसे हर शब्द बाहर तक रिस जाएगा। उस रात उसने बोलना शुरू किया। 12 बजे के बाद मुझे थाने लाया गया था। मैंने फाइल खोली, तारीख वही थी। फिर उसने आगे कहा, किसी ने मुझसे सवाल नहीं किए, सीधा कागज रख दिए गए। मैंने चौंक कर देखा, बिना पूछताछ। वो हल्का सा हंसा। पूछताछ तब होती है मैडम जब जवाब जानना हो, यहाँ तो सबको जवाब पहले से पता थे। उसने सिर पीछे टिकाया। मुझे कहा गया 3 नाम लिखे हैं, 3 जगहें लिखी हैं और 1 बयान, बस साइन करना है। और तुमने कर दिया? मेरी आवाज़ सख्त थी। वो मेरी तरफ झुका और कहा, नहीं। उसके बाद जो उसने कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई। मैंने तुरंत पूछा, किसकी? उसने मेरी आंखों में देखा, मेरी माँ की। मेरे हाथ से पेन गिर गया। उसने आगे कहा कि वो बीमार है, उसी रात उसको मैंने अस्पताल में भर्ती कराया था। फिर मैंने फाइल पलटी। हाँ, एक मेडिकल रिपोर्ट लगी तो है इसमें, लेकिन पहले मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। तो आगे क्या हुआ? फिर उसने कहा कि सब लोगों ने मुझे कहा कि अगर तुम साइन करोगे तो इलाज जारी रहेगा, नहीं करोगे तो मशीन हट जाएगी। इरफान की वो बातें सुनकर मेरे होंठ सूख गए और पेन हाथ से गिर गया। इरफान बोलता गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं सुनना क्या चाहती हूँ। फिर मैंने इरफान से पूछा, आगे क्या हुआ? तो उसने कहा, और मैंने साइन कर दिया। बड़े शांति से कहा। उस शांति ने मुझे अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने धीरे से जोड़ा, मैंने वो साइन कानून के डर से नहीं किए थे। तो फिर वो मुस्कुराया, कड़वी मुस्कान, क्योंकि मुझे पता था ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। मैंने सिर उठाया। तुम्हारा मतलब? जिस दिन फांसी तय हुई, उसने कहा, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि कोई ना कोई ज़रूर लौटेगा। मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, कौन? उसकी नज़र सीधे मुझ पर आकर रुकी। आप। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्यों? मैं क्यों? मेरी आवाज़ कांप गई। क्योंकि आप सवाल पूछ रही हैं, उसने कहा। सवाल वही पूछता है जिसके घर में कभी सच की इज्जत की गई हो। मेरे दिल में कुछ चुभा। तुम मेरे पिता को जानते हो? मैंने सीधा पूछा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, जानता नहीं, पर उनके फैसलों को बहुत करीब से देखा है। मैं लगभग खड़ी हो चुकी थी। कैसे? वो उठ खड़ा हुआ। मैडम, उसने धीमी आवाज़ में कहा,
जिस केस में आप खड़ी हैं ना, उसमें असली सवाल ये नहीं है कि मैंने कत्ल किया या नहीं। तो सवाल क्या है, मेरी सांसें तेज हो गई, वो मेरे बहुत पास आ गया, इतना पास कि मुझे पीछे हटना पड़ा। सवाल ये है कि फिर वो फुसफुसाया और कहा कि सवाल ये है कि अगर सच सामने आया तो सबसे पहले किसकी कुर्सी गिरेगी। उस पल मुझे समझ आया कि ये मामला इरफान का नहीं, ये मामला शायद मेरे पिता का है और पूरे सिस्टम का। और इस सिस्टम में सच बोलने की कीमत अक्सर फांसी से भी ज़्यादा होती है। पूछताछ करके मैं घर आ गई। अगले दिन मैं दफ्तर नहीं गई और ये पहली बार था मैंने जानबूझकर सिस्टम से दूरी बनाई। वर्दी अलमारी में टंगी रही जैसे मुझसे नाराज़ हो। आईने में खुद को देखा तो लगा मैं डीएसपी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बेटी हूँ जो अपने पिता और सच के बीच फंस चुकी हूँ। दोपहर तक मैंने फैसला कर लिया था, मुझे वो सबूत ढूंढना है जो फाइल में नहीं है। रिकॉर्ड रूम वही जगह जहाँ सच अक्सर गलती से गुम हो जाता है। पुरानी अलमारियाँ, धूल और कागज़ों की सड़ांत, यहाँ हर फाइल एक कहानी थी, कुछ पूरी कुछ अधूरी। फिर मैंने इरफान का केस नंबर टाइप किया। सिस्टम ने वही दिखाया जो मैं पहले से देख चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए था, मैं कुछ और ढूंढ रही थी। फिर मैंने गिरफ्तारी की तारीख से एक दिन पहले का डेटा निकाला, सीसीटीवी फुटेज, लॉग, और वही मेरी उंगलियां रुक गई। एक एंट्री थी लेकिन फुटेज नहीं था, डेटा करप्टेड। मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई। सीसीटीवी फुटेज कभी अपने आप करप्ट नहीं होता, उसे किया जाता है। मैंने टेक्नीशियन बुलाया, ये फुटेज रिकवर हो सकता है? मैंने पूछा। वो हिचकिचाया। मैडम, ये केस हाई प्रोफाइल है, बस यही शब्द। अगर मैं लिखित ऑर्डर दूं तो? मेरी आवाज़ में अब डीएसपी थी। वो चुप हो गया और फिर बोला, शाम तक कोशिश कर सकता हूँ। शाम? वो शाम जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। 6 बजे के बाद मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैडम मिल गया है, उसने कहा, पर आपको खुद देखना चाहिए। मैं सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंची। स्क्रीन पर वीडियो चला। थाने का एक कमरा, तारीख वही रात। इरफान सामने बैठा था, हाथ बंधे हुए नहीं थे, चेहरे पर चोट के निशान भी नहीं थे। और फिर दरवाज़ा खुला। 2 लोग अंदर आए, एक वर्दी में, दूसरा सिविल कपड़ों में। मेरी सांस अटक गई। सिविल कपड़ों वाला आदमी मेरे पिता का बहुत करीबी था, घर आता जाता था, मुझे बचपन से चाचा कहने को कहता था। वीडियो में आवाज़ साफ नहीं थी पर हाव भाव सब कह रहे थे। कागज़ आगे बढ़ाया गया। इरफान ने सिर हिलाया, नाकारा, मैं नहीं करूँगा। फिर टेबल पर एक फ़ाइल रखी गई, फ़ोटो, वही फ़ोटो जिसका जिक्र उसने किया था। मैंने स्क्रीन बंद कर दी, हाथ कांप रहे थे। ये फुटेज किस किस ने देखी है? मैंने पूछा। टेक्नीशियन बोला, सिर्फ आप और सिस्टम। मैंने तुरंत डेटा ड्राइव निकाली। इसका बैकअप बनाओ, मैंने कहा, और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैं बाहर निकली, सामने बाबा खड़े थे। मैं जम गई। तुम रिकॉर्ड रूम में क्या कर रही थी? उनकी आवाज़ सख्त थी। मैंने ड्राइव कसकर पकड़ ली। सच, मैंने कहा, बस इतना। उन्होंने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बोले, कुछ सच बेटियों के लिए नहीं होते। फिर मैंने अपने पिता से कहा कि कुछ झूठ पिताओं के लिए नहीं होने चाहिए। उनकी आंखों में पहली बार डर देखा। उस पल मुझे समझ आ गया, ये लड़ाई इरफान की नहीं है, ये लड़ाई मेरे और मेरे पिता के बीच है। और इस लड़ाई का अंजाम किसी एक की फांसी नहीं, किसी एक के टूटने से तय होगा। फांसी में अब 24 घंटे से भी कम समय बचे थे। जेल के बाहर अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा शहर जानता हो कि सुबह कुछ मरने वाला है, लेकिन कोई नाम नहीं लेना चाहता था। मैं अपनी कार में बैठी रही, इंजन बंद, हाथ में वही पेन ड्राइव और दिल में वो सवाल जिसने मुझे बेटी से अफसर बना दिया था। क्या सच बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या पिता को? मेरे फ़ोन की स्क्रीन जली। इरफान अली, आखिरी मुलाकात। तो मैं जेल के अंदर गई, इस बार वर्दी पहनकर नहीं, साधारण कपड़ों में। वो पहले से बैठा था। आज उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था, बस इंतज़ार था। आपने देख लिया? उसने कहा। सवाल नहीं किया, बयान दिया। मैं कुर्सी पर बैठी। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं सब ये बाहर ले आई तो मेरा घर टूट जाएगा। वो पहली बार चुप रहा, फिर बोला, और अगर आप नहीं लाई, उसने मेरी तरफ देखा, तो किसी और का घर
कभी जुड़ नहीं पाएगा। उस एक लाइन ने मेरी रीढ़ सीधी कर दी। मैं उठी, बिना कुछ कहे सीधे बाहर गई और अपने पिता के घर पहुंच गई। वो मुझे देखकर समझ गए आज बेटी नहीं आई है, आज फैसला आया है। मैंने पेन ड्राइव टेबल पर रख दी। ये उस रात की फुटेज है, मैंने कहा, और अगर सुबह तक ये मीडिया तक पहुंची तो सिस्टम हिल जाएगा। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर ली। तुम्हें पता है, उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा, कि ये केस किसके लिए बनाया गया था। मैंने सर हिलाया, कहा मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि बात ऊपर तक जाएगी, मेरी कुर्सी भी जाएगी और शायद इज्जत भी। मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने पूछा, फिर भी मैंने पूछा कि अगर नहीं गई तो। फिर उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और फिर कहा कि इस तरह के बेगुनाह हमेशा मरते हैं, तभी सिस्टम चलता है और तभी मुझ जैसे लोग कुर्सी पर बैठते हैं और तुम्हारे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और वो डीएसपी बनते हैं। मुझे बाबा की बात समझ में नहीं आई कि आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा। मैं बाबा की तरफ देखती रही। मैंने कहा कि वो सच, हमेशा जो आप मुझे सिखाते थे कि हमेशा सच के साथ खड़े रहना चाहिए, वो क्या, और इरफान बेकसूर को क्यों सज़ा मिल रही है। तब बाबा ने सिस्टम की वो घटिया बातें बताई जिसमें वो खुद भी शामिल थे। 3 कत्ल, वो ऐसे लोग थे वो 3 लोग जिनकी हत्या के इल्ज़ाम में इरफान अब फांसी पर चढ़ने वाला था। असल में इरफान उन्हें जानता भी नहीं था। इरफान तो बस गलत समय पे गलत जगह पे था। वो 3 लोग सिस्टम को बेनकाब करने वाले थे। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी जिसमें मेरे बाबा का नाम भी था। बड़े बड़े ऑफिसर्स और कुछ नेता भी शामिल थे। जो मरा उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार भी था। वो अपने अखबार में लिखने वाला था, कुछ चेहरे बेनकाब करने वाला था। तभी उनकी हत्या करवा दी गई। उस हत्या में मेरे पिता भी शामिल थे और वो अंकल जिन्हें मैं चाचा कहती थी वो भी शामिल थे। इरफान नौजवान था और विद्रोही था। हमेशा कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ बोलता ही रहता था। बस उसे सबक भी सिखाना था। कई बार उसके खिलाफ शिकायत आई थी, लेकिन कोई बेवजह किसी को गिरफ्तार नहीं करता। सबने कहा उसे जेल में रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा ही सच बोलता है। तभी जब ये खबर बाहर आई कि कोई पत्रकार है जो पूरे सिस्टम को हिला देगा, तब उसकी हत्या की योजना बनी जिसमें इरफान को फंसाने की पूरी साजिश की गई। उन तीनों का हत्यारा तो नहीं मिल पाया। उसी शाम वहाँ से इरफान गुजर रहा था। इरफान पहले से ही लोगों की नज़रों में था। पुलिस ने उसे धर लिया पूरी योजना के साथ और उसे पकड़ कर ले आई। पूछताछ नहीं किया गया, सिर्फ उसके सामने कबूलनामा रखा गया 3 लोगों की हत्या का। जब ये खुलासा मेरे पिता ने मेरे सामने किया तो मैंने बस सोच लिया कि मुझे किसी भी तरह सुबह इरफान की फांसी रोकनी पड़ेगी। सुबह के 4 बजे कोर्ट का आपात सत्र। मैंने सबूत पेश किया, कोई नाटकीय भाषण नहीं, सिर्फ सच। फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों की एक जैसी गवाही और फिर आखिर में मेरे पिता का कबूलनामा। जज ने सिर्फ एक लाइन कही, फांसी पर रोक लगाई जाती है। मैंने आंखें बंद कर ली। जेल में इरफान को खबर दी गई। वो ना मुस्कुराया ना रोया, बस आंखें बंद करके बोला, माँ को बता देना, मशीन हटेगी नहीं। मेरे पिता गिरफ्तार हुए। उनका नाम इतिहास में जाएगा, किस तरह से ये समय बताएगा। लेकिन अब जब कोई पूछता है आप कौन हैं, तो मैं कहती हूँ मैं वो हूँ जिसने एक फांसी रोक दी। और कभी कभी रात की खामोशी में मुझे आज भी फांसी घर की वही आवाज़ सुनाई देती है, टक टक टक। बस फ़र्क इतना है, अब वो आवाज़ किसी की मौत नहीं, किसी की ज़िंदगी गिनती है। मैंने ऐसे ही केस लेने शुरू कर दिए, जिसको आजीवन कारावास मिला हो या किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो, उसके बारे में छानबीन करना। और मैंने अपने जीवन का यही मकसद बना लिया है कि किसी भी बेगुनाह को मैं फांसी तक तो नहीं पहुंचने दूंगी। अब मेरा यही दिनचर्या है। अब मैं अपने पिता से मिलने जेल नहीं जाती। वो जेल में है, क्यों है ये सबको पता है। मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं होता, बुरा नहीं लगता कि एक अजनबी को बचाने के लिए मैंने अपने पिता को जेल भेज दिया। मैं सोचती हूँ कि अगर सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो घर में एक बच्चे को पालते वक्त सारी नसीहतें देते हैं
और बाहर के बच्चे को खा जाते हैं, ऐसे दोहरे लोगों के साथ मैं कैसे रही होंगी इतने साल। कुछ लोग कहेंगे कि शायद मैं बहुत क्रूर हूँ, लेकिन नहीं, मुझे शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर। मैं लड़ती रहूँगी, यही मेरे जीवन का मकसद है। सच्चाई के साथ खड़ी रहूँगी। आप लोग बताइए ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और डीएसपी ने क्या अपने पिता के साथ ठीक किया? मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा और मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।